ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 21वीं सदी से 1000 साल पीछे पास्ट में पहुंच जाती है। ये कहानी एक बदनसीब राजकुमार की है जिसे उसकी मां ने ही धिक्कार दिया। अब आपका स्वागत है हमारे इस रोमांचक सीरीज के एपिसोड 4 में, और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। तो एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है क्वीन वू से, जो किसी को अपने कमरे में देख काफी डर जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि वांग सू ही था, जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी और वो भी पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ था। इसे इस रूप में देखकर रानी के होश उड़ जाते हैं। वो वांग सू से पूछती है कि तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो। वांग सू कहता है कि माँ, मैंने वो सारे सबूत मिटा दिए जिससे ये साबित होता कि आपने क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी। मैंने उन सबको जला दिया। ये सब मैंने आपके लिए किया है। रानी पूछती है कि क्या तुमने उन सबको मार डाला, जिस पर वांग सू कहता है कि हाँ, मैंने उन सबको मार दिया। वैसे भी वे लोग आपके लिए ही तो जी रहे थे, तो आपके लिए मर भी गए। तब रानी वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं इससे खुश हो जाऊंगी और तुम्हारा हाल पूछूंगी कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बस एक जानवर हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे खून की बदबू आ रही है। वांग सू कहता है कि ये मैंने आपके लिए किया है माँ। तब रानी कहती है कि तुम्हारे मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर मुझे घिन आती है। रानी की बात सुनकर वांग सू का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, वो बाकी माँ की तरह मेरी परवाह क्यों नहीं करती। मैं हमेशा इस आशा में रहता था कि किसी दिन मेरी माँ मुझे अपना मानेगी। जिस पर रानी कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम शिंजू के बेटे हो। मैंने तो तुम्हें बचपन में ही उन्हें गोद दे दिया था। ये सुन वांग सू कहता है ये सब सिर्फ मेरे चेहरे पर लगे निशान के कारण है ना, सिर्फ मेरे चेहरे के निशान के कारण ही आपने मुझे दूसरे राज्य को दे दिया और मेरे बारे में सोचा तक नहीं। वो बताता है कि शिंजू राज्य में मुझे बेटे की तरह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह रखा जाता था। एक बार उन लोगों ने मुझे मरने के लिए भेड़ियों से भरे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन मैं पूरी रात उनसे लड़ता रहा और उस जंगल में आग लगाकर अपनी जान बचाई। और वो पागल औरत जिसने मुझे गोद लिया था वो मुझे अपना मरा हुआ बेटा समझती, पर अपना भ्रम टूटने के बाद मुझे जानवरों की तरह मारती और कमरे में बंद कर देती थी, जहाँ मुझे 3-4 दिनों तक पानी भी नसीब नहीं होता था। इतना सब सुनने के बाद भी रानी का मन नहीं पसीजता और वो कहती है कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी बदशक्ल औलाद मेरे लिए बस एक कलंक थे। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। तुम्हें यहाँ से भेजने के बाद ही मुझे सुकून मिला था। ये सुन वांग सू की अपनी माँ को लेकर आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब वो अपने आंख में आंसू लिए अपनी माँ से कहता है कि आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा। आपने मेरा त्याग किया है, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और आपको मेरा चेहरा बार बार देखना पड़ेगा। इसके बाद वांग सू भारी मन से यहाँ से चला जाता है। वांग सू इसके बाद इन पत्थर के पिरामिडों के पास पहुंचता है जिसे माँ अपने बच्चों के सलामती के लिए बनाती है। वांग सू इन सब को तोड़ने लग जाता है, तभी हेसू उसे देख लेती है। वो वांग सू को रोकने की कोशिश करती है। वो देखती है कि वांग सू खून से रंगा हुआ है। वांग सू कहता है कि ये उन लोगों का ही खून है जिन्हें उसने आज मारा है। वो फिर से इन पत्थरों को गिराने लगता है। तब हेसू इसे रोकती है और कहती है कि आपको भी चोट लगी है। जिस पर वांग सू कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने आज कई लोगों को मारा है। जिस पर हेसू कहती है कि तो बताओ आपने उन्हें क्यों मारा, क्या आपने उन्हें अपने शौक के लिए मारा। हेसू कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस जगह पर जीने के लिए ना चाहते हुए भी दूसरों की जान लेनी पड़ती है। मुझे पता है कि आपको भी अपने आप में बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा, पर इसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। खुद के जीने की इच्छा रखना कोई अपराध नहीं है। हेसू की ये बातें वांग सू के घायल दिल पर मलहम का काम करती है। अब हेसू यहाँ से जाने लगती है और वांग सू टूटकर रोने लगता है। अब कल हम किंग तेजो का दरबार देखते हैं, जहां क्राउन प्रिंस राजा को बताता है कि हमने उन हमलावरों के अड्डे का पता लगा लिया था, पर हमारे वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने उन्हें मारकर वहां आग लगा दी थी, जिसके कारण उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। पर अजीब बात यह है कि वो अड्डा एक टेम्पल था जो रानी वू के नियंत्रण में था। इस पर रानी कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्राउन प्रिंस पर हमला मैंने करवाया है। जिस पर वांग सू कहता है सब ऐसा ही सोचेंगे। किंग तेजो रानी वू से पूछता है कि क्या तुमने ये साजिश की है, पर रानी इससे मना कर देती है। तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि वो टेम्पल की देख रेख मैं करता था, शायद मुझसे ही कोई चूक हो गई होगी माँ की, इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वांग सू कहता है कि मुझे पता था कि शक हमारी माँ पर ही जाएगा, इसलिए मैंने ही उन सबको मार डाला और वहां आग लगा दी। तब एथ प्रिंस राजा से कहता है कि ये सब राज परिवार को आपस में लड़ाने की साजिश है, ताकि हम रानी पर शक करें और आपस में लड़ते रहे। वांग सू कहता है वो सही कह रहा है और इसी डर से मैंने ये सब किया। मेरे इस घटिया निर्णय के लिए मुझे माफ कर दे। इसके बाद हम कुछ दासियों को देखते हैं जो वांग सू के डर से उसके पास खाना ले जाने को तैयार नहीं थी। तभी म्यूंग ही वहां आती है। ये सब देखकर वो हेसू को वांग सू का खाना ले जाने को कहती है। हेसू भी हिचकिचाते हुए मान जाती है।
इसके बाद हम वांग सू को देखते हैं जो एक पहाड़ के किनारे बैठा था। तभी हेसू भी पहाड़ चढ़ उसके लिए खाना लेकर आती है। वो वांग सू को खाना देकर जाने लगती है। तभी वो देखती है वांग सू काफी अकेला है, इसलिए वो वहीं बैठ जाती है और कहती है कि उसे बर्तन वापस भी ले जाने हैं। अब वांग सू कहता है कि कल रात तुमने जो भी देखा उसे भूल जाना और उसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिस पर हेसू कहती है कि मेरे जिंदगी में खुद ही बहुत प्रॉब्लम्स है और इतना टाइम नहीं कि मैं आपके बारे में सबको बताती फिरूं। हेसू पूछती है कि आपने कल वो तोड़-फोड़ क्यों की। अब इसकी बात टालने के लिए वांग सू उल्टा हेसू से पूछता है कि पहले तुम बताओ कि उस दिन तुम शाही पूल में क्या कर रही थी। अब इसका जवाब हेसू के पास नहीं था, तो वो भी बात टालने के लिए वांग सू को खाना खाने को बोलती है। अब शाम को ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं। हेसू को इन कपड़ों में बास्केट उठाकर चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख वांग सू उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर हिचकिचाहट से हाथ पीछे कर लेता है। वांग सू हेसू की मासूमियत और साफ दिल को देखकर उसके तरफ आकर्षित होने लगा था। अब इधर हम देखते हैं कि म्यूंगी की तबीयत काफी खराब हो रखी होती है, इसलिए वो एथ प्रिंस को दूसरी शादी कर लेने को कहती है। वो कहती है कि मैं आपको कोई भी खुशी नहीं दे पाई, यहाँ तक मैं आपको एक बच्चा तक नहीं दे सकती हूँ। वो कहती है कि अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे तो कम से कम मैं सुकून से मर तो पाऊंगी, पर एथ प्रिंस ऐसा करने से मना कर देता है। तब म्यूंगी कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाए, इसलिए मेरे कारण अपना जीवन खराब मत कीजिए। दरअसल बात ये थी कि एथ प्रिंस म्यूंगी का पूरा ख्याल रखता था, पर वो उसे कभी प्यार नहीं कर पाया। इनकी ये बातें हेसू के भी कान में पड़ जाती है। वो यहाँ बैठकर उन दोनों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ 10th प्रिंस आ जाता है और उसे अलग अलग खिलौने देता है। ये देख हेसू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बच्चे हो क्या जो इन चीजों से खेल रहे हो और परेशान कर रहे हो। तब 10th प्रिंस कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेसू फिर 10th प्रिंस से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। इस पर 10th प्रिंस मन में सोचता है कि शायद हेसू उसे पसंद करती है, इसलिए ऐसे सवाल कर रही है। वो जवाब देता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हेसू फिर उससे पूछती है कि मान लो अगर तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगे तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे। जिसके जवाब में 10th प्रिंस कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं एक ही शादी करूंगा और उसके साथ ही आखिरी समय तक रहूंगा। ये सुनकर हेसू कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, काश पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोच पाती। ये सुनकर 10th प्रिंस मन ही मन खुश होने लगता है। उसे लगता है कि हेसू उससे प्यार करने लगी है। इसके बाद रायोंग हेसू के कहने पर वांग सू का पिन लौटाने उसके कमरे में जाती है जो उसे गिरा हुआ मिला था। हेसू ने उसे पिन ऐसी जगह रखने को कहा था जहां वो आसानी से ना मिले, इसलिए रायोंग उसे एक बक्से में रख रही होती है। पर इतने में ही वहां प्रिंसेस यून हवा आ जाती है और ये देख उसे लगता है कि रायोंग वांग सू के कमरे में चोरी करने आई है, जिसकी सजा देने के लिए वो इसे बांधकर छड़ी से पिटाई शुरू कर देती है, जिससे रायोंग घायल हो चुकी थी। जब ये बात हेसू को पता लगती है तो वो इसे बचाने को बीच में आ जाती है। हेसू बताती है कि रायोंग उसके कहने पर ही वांग सू के कमरे में पिन लौटाने गई थी, ना कि चोरी करने। पर प्रिंसेस इसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, इसलिए हेसू रायोंग को बचाने के लिए कहती है कि अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो, क्योंकि मैंने ही इसे यहाँ भेजा था। इतने में ही सारे प्रिंस भी वहाँ आ जाते हैं। 10th प्रिंस 8th प्रिंस को ये सब रोकने को कहता है, पर 3rd प्रिंस कहता है इन लोगों को इनकी जगह दिखानी बहुत जरूरी है। अब प्रिंसेस हेसू को बंधवा कर पीटना शुरू करती है। ये इसे और मार ही रही होती है कि तभी वांग सू वहां आ जाता है और इसे रोक लेता है। वो कहता है हेसू मेरी है। ये सुन सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस यून हवा भी शॉक हो जाती है। वांग सू कहता है कि वो पिन मेरी थी तो मैं ही तय करूंगा कि इसे सजा देनी है या नहीं। इतने में 10th प्रिंस भी हेसू की तरफ से बोलने लग जाता है। 8th प्रिंस भी हेसू के हाथ तुरंत खोलने को कहता है। वो अपनी बहन यून हवा को बोलता है कि इस बार तुमने हद ही पार कर दी। अब हेसू रायोंग के साथ जा रही होती तब 3rd प्रिंस यून हवा को कहता है कि तुमने इन्हें इनकी औकात दिखाकर बिल्कुल सही किया। पर बाकी प्रिंस को बुरा लग रहा था क्योंकि हेसू घायल हो चुकी थी। इसके बाद यून हवा वांग सू से कहती है आप बिना किसी कारण के मुझे नहीं रोकते, कहीं आपको वो पसंद तो नहीं आ गई। जिस पर वांग सू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया हो तो, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यून हवा को ये बात बहुत चुभती है क्योंकि वो वांग सू से प्यार करती है। अब वांग सू यहाँ से जा ही रहा होता है तब उसे 8th प्रिंस मिलता है जो वांग सू से कहता है कि हेसू और यून हवा दोनों ही मेरे लोग हैं, तुम्हारे नहीं, इसलिए हेसू और मेरी बहन दोनों से दूर रहना और आगे से ऐसा कुछ भी मत कहना क्योंकि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वांग सू सोच रहा होता है कि इस चमन को कौन सी बात बुरी लग गई।
अब यहाँ हेसु दर्द के कारण काफी तकलीफ में थी। तब उसके कमरे के बाहर एक प्रिंस आता है जो कहता है कि मैंने कमरे के बाहर दवाई छोड़ दी है। हेसु इस हालत में उसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देती। हेसु उसके जाने के बाद बाहर आती है, तभी उसके पीछे से एक प्रिंस आ जाता है। वो हेसु को दवाई देता है। हेसु उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। एक प्रिंस पूछता है कि तुम्हारा दर्द कैसा है, जिस पर हेसु कहती है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे पीटा गया, बल्कि इस बात का है कि मुझसे कैसा व्यवहार किया गया। वो पूछती है कि क्या ये ऐसा ही देश है जहां अगर कोई राज परिवार का न हो तो उसे जानवरों की तरह बांध के मारा जाएगा। एक प्रिंस आज के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। इन दोनों के बीच लगाव बढ़ रहा था, पर हेसु म्योंगी बारे में सोचकर पीछे हट जाती है। अब अगले दिन हेसु नदी के किनारे टहल रही होती है, तभी वो वांगसू से टकरा जाती है। वो टकराने से चोट लगने का नाटक करने लगती है। तब वांगसू कहता है कि तुम खुद मुझसे टकराए हो। हेसु वांगसू से पूछती है कि आपने कल ऐसा क्यों कहा कि मैं आपकी हूँ, जिस पर वांगसू कहता है कि ये तुम्हारा थैंक यू कहने का कोई तरीका है क्या, क्योंकि कल मैंने तुम्हें पिटने से बचाया था। तब हेसु वांगसू को थैंक यू बोलती है। वांगसू पूछता है कि वो पिन तुम्हारे पास कैसे आया। तब हेसु बताती है कि आपसे वो पिन शाही तालाब के पास गिरा था और मुझे मिला, किसी को पता न चले। मैंने आपका चेहरा देखा है, इसलिए मैंने ये किसी को नहीं बताया। वांगसू कहता है शायद तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता है, जिस पर हेसु कहती है कि हाँ, आजकल मुझे आपसे डर नहीं लगता। इसके आगे वो कहती है कि मैं कोई सामान या जानवर नहीं हूँ जो मेरा कोई मालिक हो, इसलिए आगे से ऐसा मत कहना कि मैं आपकी हूँ। जिस पर वांगसू पूछता है कि तो मुझे क्या कहना चाहिए कि तुम मेरी इंसान हो। अब वांगसू भी हेसु की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इसके बाद 14th प्रिंस जुंग हमेशा की तरह वेश बदल कर लड़ाई कर रहा होता है, तभी कुछ लोग इसे आकर पकड़ लेते हैं और इसे जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए हेसु देख लेती है। वो रायोंग को मदद लाने के लिए भेजकर उनके पीछे जाने लगती है, तभी उसे जाते हुए वांगसू देख लेता है। अब 14th प्रिंस को पकड़ने वाला आदमी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें एक बार लड़ाई में हराया था, जिसके कारण तुम्हारी माँ ने मेरे हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बारे में 14th प्रिंस को नहीं पता था। वो आदमी अपना बदला लेने के लिए इसके भी हाथ काटने वाला होता है। तभी हेसु डंडा लेकर 14th प्रिंस को बचाने पहुंच जाती है। वो डंडा घुमाते हुए कहती है सब पीछे हट जाओ वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इधर रायोंग भी मदद के लिए 8th प्रिंस के पास पहुंच जाती है और कहती है कि हेसु की जान खतरे में है। अब 14th प्रिंस और हेसु चारों तरफ से घिर चुके थे। वो लोग इन्हें पीटना शुरू करते हैं। 14th प्रिंस हेसु को कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, जिस पर हेसु कहती है कि कौन किसे बचा रहा है। तभी वहां पर 8th प्रिंस पहुंच जाता है और एक एक कर इन सब की कुटाई कर देता है। तभी वहां पर और भी लोग आ जाते हैं। ये लोग 8th प्रिंस पर हमला करने ही वाले थे। तभी वहां पर 4th प्रिंस वांगसू भी पहुंच जाता है, जिसे देखिए सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि वांगसू कितना खूंखार है ये सब जानते थे। 14th प्रिंस हेसु को कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मौका आने पर मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। 14th प्रिंस और हेसु की भी दोस्ती यहाँ से अच्छी हो जाती है। अब हेसु और 8th प्रिंस जब घर लौट रहे होते हैं तब वो अपनी भावनाएं रोक नहीं पाता और हेसु को कहता ही कि तुम्हें पता भी है कि आज मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया, और इस तरह वो अपनी फीलिंग्स बता देता है। तभी वहाँ म्योंगी आ जाती है और वो इन्हें देख समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा था। इसके बाद हम वांगसू को देखते हैं जो 14th प्रिंस को कहता है तुम इस तरह महल से बाहर जाकर लड़ते हो और तुम्हारी वजह से एक इंसान के हाथ भी कट गए। जिस पर 14th प्रिंस कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। वांगसू कहता है कि तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो गई, तुम्हारी राजकुमार होने के नाते कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। इस पर 14th प्रिंस चिढ़ जाता है और कहता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए ये शर्म की बात है कि हम दोनों ने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है। ये सुन वांगसू को गुस्सा आ जाता है और वो इसे एक थप्पड़ मारता है। इतने में ही वहां क्वीन वू आ जाती है और ये सब देख लेती है। वो वांगसू को धक्का दे देती है और कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हारी वजह से इसकी भी जान खतरे में आ जाएगी। जबकि 14th प्रिंस कहता भी है कि वांगसू ने ही आज मेरी जान बचाई है, पर क्वीन वू कहती है कि ये मनहूस है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। इसके बाद हम 8th प्रिंस को देखते हैं जो अकेले कहीं जा रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था, उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो अब हेसु को पसंद करने लगा था। इधर हेसु भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, वो भी म्योंगी को धोखा नहीं देना चाहती थी। अब वांगसू उसी जगह पर आकर पत्थरों को लगा रहा था जो उसने कल तोड़े थे। उसने अब ये बात स्वीकार कर ली थी कि उसकी माँ उसे कभी भी अपना बेटा नहीं मानेगी।
अब कल क्राउन प्रिंस वांग सू को महल में रहने के लिए किंग तेजो से आज्ञा मांगता है। राजा कहता है कि वांग सू को बचपन में ही शिंजू को गोद दिया गया था, इसलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिस पर वांग सू कहता है कि मुझे वहाँ एक कैदी की तरह रखा जाता था, न कि किसी राजकुमार की तरह। किंग तेजो कहते हैं कि तुम यहाँ क्वीन वू के बेटे या शिंजू के राजकुमार क्या बनकर रहोगे। जिस पर वांग सू कहता है कि मैं यहाँ किसी का बेटा या किसी का भाई बनकर नहीं, बल्कि मैं सिर्फ क्राउन प्रिंस का एक वफादार साथी बनकर रहूंगा। ये सुन किंग तेजो भी उसे महल में रहने की इजाजत दे देते हैं। अब रात को वांग सू फिर से इस पत्थरों के ढेर वाली जगह पर था, तभी उसे हेसु देख लेती है। हेसु इसे रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से ये सब तोड़ रहा है। तब वांग सू कहता है कि मैं तोड़ नहीं रहा बल्कि बना रहा हूँ। बातों ही बातों में वांग सू कहता है कि कल से मैं महल में रहने जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कल से दिखूंगा नहीं और तुम्हें मुझसे डरने की भी जरूरत नहीं होगी। जिस पर हेसु कहती है कि महल में शांति से रहना और किसी को डराने या जान से मारने की धमकी मत देना, साथ ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते हुए बुरे सपने भी मत देखना। वांग सू ये सुन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि किसी ने आज तक कभी उसका हाल नहीं पूछा था। तभी वहां बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, जिसे देख हेसु काफी खुश हो जाती है, पर वांग सू की नजर हेसु पर ही टिक जाती है और वो उसे ही निहारता रह जाता है। और यहीं पर एपिसोड 4 समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।